देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अमावस्या की रात जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी रात होती है और इस दिन भूत प्रेतों का वास होता है। इस दिन रात में अकेला जो कोई भी बाहर निकलता है तो उसके साथ बहुत ही बुरा होता है। मैं और मेरा दोस्त राजू जब हम इसी रात को अपने गांव जा रहे थे तो उस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही भयानक घटना घट गई। दरअसल एक औरत ने मेरे दोस्त राजू के साथ ऐसा किया जिसे सुनकर आपकी सांसें ऊपर नीचे हो जाएंगी। दोस्तों, उस औरत ने मेरे दोस्त राजू से एक कब्रिस्तान में खुदाई करवाई और उसके बाद उसके अंदर से जो चीज़ बाहर निकली उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर वो औरत कौन थी और उसने मेरे दोस्त राजू के साथ क्यों ऐसा किया, ये सभी बातें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये बात लगभग 8 साल पहले की है जब मैं लखनऊ में जॉब किया करता था। दरअसल लखनऊ में मेरी जॉब लगी थी और वो जॉब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। ये जॉब मेरे दोस्त रघु ने अपनी सिफारिश से लगवाई थी जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। रघु मेरे गांव का ही एक लड़का था और वो मेरे एक पक्का दोस्त था। पहले हम गांव में ही साथ रहा करते थे, लेकिन रघु काम के सिलसिले में गांव से बाहर निकल गया था और उसकी जॉब लखनऊ में लग गई थी, जिसके चलते उसने मुझे भी अपने पास बुलवा लिया था। हम दोनों एक ही रूम में रहा करते थे। 1 साल तक मैं जॉब कर चुका था और अब हमें गांव जाने का मन करने लगा, जिसके बाद रघु से मैंने कहा, चल भाई 16-17 दिन की छुट्टी ले लेते हैं और उसके बाद हम गांव चलते हैं। जब मैंने रघु से ये बात की तो उसके बाद उसने भी मेरी बात पर हामी भर दी और उसके बाद हम दोनों ने काम से छुट्टी ले ली। काम से छुट्टी लेने के बाद जब हम दोनों रात की बस पकड़ने वाले थे कि तभी एकदम से मौसम ने अपना रुख मोड़ लिया और उसके बाद मौसम अब बहुत ही खराब होने लगा। काले बादलों ने चांद को पूरी तरह से घेर लिया था और जब इसी के चलते हम दोनों अपने घर से निकले तो उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। इसलिए जब हम बस स्टैंड पहुंचे तो हमने देखा कि बस स्टैंड पर अभी कोई भी बस नहीं आई थी और ना ही वहां पर आज हमें लोग दिखाई दे रहे थे। जब मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया तो मैंने रघु से बोला, भाई आज पहली बार मैं ये देख रहा था कि बस स्टैंड पर कोई भी नहीं है। जब मैंने रघु से ये कहा तो उसने कहा, हाँ यार ऐसा पहली बार हो रहा है कि अभी सवारी नहीं है यहाँ पर। शायद मौसम की वजह से सवारी नहीं आई है, क्योंकि मौसम भी तो बहुत ख़राब है। जब हम बस स्टैंड पर पहुंचे थे तो तब तक रात हो चुकी थी। लगभग रात के 10 बज चुके थे, क्योंकि रास्ते में हम जाम के चलते यहाँ पर लेट पहुंचे थे। अभी हम वहीं पर बस के आने का इंतज़ार ही कर रहे थे कि तभी मैंने रघु से कहा, भाई लगता है बारिश ज़ोरों शोरों से होने वाली है, क्योंकि बादलों में बिजलियों की गड़गड़ाहट बढ़ती ही जा रही थी और उस वक्त गर्मियों का महीना चल रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों हम दोनों को उस बस स्टैंड में अजीब सा लगने लगा था। दोस्तों, उस वक्त दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई भी हमें नजर नहीं आ रहा था, जो कि हमें बहुत ही अजीब लग रहा था। अभी हम बस के आने का इंतजार ही कर रहे थे कि तभी रघु ने कहा, क्या आज अमावस्या की रात है क्या? जिस पर मैंने उससे कहा, मैं फ़ोन में देखकर बताता हूँ। और जब मैंने फ़ोन पर देखा तो मुझे पता चला कि आज अमावस्या की रात ही है। जब रघु ने मेरे मुंह से ये बात सुनी तो उसके बाद रघु बोला, अब क्या फ़ायदा, अब हम घर भी नहीं जा सकते यार। वैसे भी हमें घर वालों ने समझाया था कि अमावस्या की रात घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन हम दोनों तो आज घर से बाहर भी निकल गए। शायद हमने यहाँ पर आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। जब रघु ने मुझसे ये बोला तो मैंने उससे कहा, कोई नहीं यार, आज हम घर पहुँच के ही रहेंगे। और इतना कहने के बाद हम बस के आने का इंतज़ार करने लगे। अभी हम इंतज़ार ही कर रहे थे कि तभी हमें एकदम से सामने की तरफ एक काली साड़ी पहने एक औरत नजर आ रही थी और उसने घूंघट भी डाला हुआ था। उस औरत को इतना रात गए अकेला देखकर हम दोनों को बहुत ही अजीब लगा कि ये औरत अकेली क्या कर रही है। अभी हम उसी औरत को ही देख रहे थे कि तभी वो औरत हमारे पास आकर बैठ गई। उस औरत को अपने पास बैठा हुआ देखकर मैंने राजू से कहा, यार ये औरत यहाँ पर क्या करने आई है? अभी हम दोनों की निगाह उसी औरत पर ही थी कि तभी मैंने उस औरत से पूछा, आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हैं? जैसे ही मैंने उस औरत से ये सवाल किया था कि उस औरत ने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। उसने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। जब उस औरत ने हमें कोई भी जवाब नहीं दिया तो रघु ने मुझसे ये कहा कि ये औरत बोल क्यों नहीं रही है? रघु की ये बोलते ही मैंने उससे कहा, छोड़ यार, हमारा पूछना ही खराब है।
रघु की ये कहने के बाद हम दोनों बस के आने का इंतजार करने लगे। अभी हम सामने की तरफ ही देख रहे थे कि तभी मुझे अचानक से ठंड लगने लगी। अचानक से ठंड को बढ़ता देख मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये ठंड अचानक से कैसे लगने लगी है। जब मैंने इस बात का जिक्र रघु से किया तो उसने बोला, भाई मुझे भी ठंड लग रही है। दोस्तों पता नहीं उस वक्त वहाँ पर ठंड क्यों लग रही थी, ये बात हम समझ नहीं पाए, लेकिन मुझे इस बात का शक उस औरत पर हो रहा था कि जब से वो औरत यहाँ पर आई है तब से ही हमें ठंड लगने लगी थी। अभी मैं ठंड से कांप ही रहा था कि तभी सामने से बस आ गई। बस को आता हुआ देखकर रघु ने कहा, भाई बस आ गई, सामान उठा ले। और रघु के ये कहते ही मैंने तुरंत ही सामान उठाया और उसके बाद जब बस हमारे पास आकर रुकी तो हम दोनों बस के अंदर चढ़ गए। फिर जब हम दोनों बस के अंदर चढ़े तो हमने देखा कि वही काली साड़ी पहनी औरत बस की आखिरी सीट पर पहले से बैठी हुई थी। उस औरत को देखते मैं और रघु एकदम से चौंक गए, क्योंकि वो औरत उस वक्त बाहर थी और अब वो बस के अंदर बैठी है। जब हमने बस के बाहर देखा तो हमने पाया कि वो औरत अब बस के बाहर ही नहीं है। उस औरत को बाहर ना पा करके हम दोनों को बहुत ही अजीब लगा कि ये औरत बस के अंदर कब चढ़ गई। उस समय बस ड्राइवर ने हमसे बोला, क्या हुआ, बैठना है या नहीं बैठना, जाकर सीट पर बैठो अगर चलना है तो। जिसके चलते हम दोनों चुपचाप वहीं पास की एक सीट पर बैठ गए। उस बस के अंदर सवारी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन पीछे वाली सीट पर सिर्फ अकेली वही औरत बैठी हुई थी और उसके अगल बगल कोई भी बैठा हुआ नहीं था। अभी हम दोनों उसी औरत के बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी बस वाले ने बस को आगे बढ़ा दिया। जब बस वहाँ से निकल पड़ी तो उसके बाद बस कंडक्टर हमारे पास आया और उसके बाद उसने टिकट के लिए पूछा। जब बस कंडक्टर ने टिकट लेने को बोला तो उसके बाद मैंने टिकट ले लिया और उसके बाद वो बस कंडक्टर हमारे पास से चला गया और उसके बाद हम दोनों अपनी सीट पर बैठ गए। दोस्तों बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। उस वक्त रात के लगभग यहीं 12 बज चुके थे। अभी मैं बाहर का नज़ारा ही देख रहा था कि तभी मैंने देखा कि उस औरत का घूंघट अब थोड़ा थोड़ा हट रहा था, वो भी हवा की वजह से। लेकिन अभी तक उसका चेहरा सही से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके चलते मैं उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था। अभी मेरा ध्यान उसी औरत पर ही था कि तभी मैंने देखा कि धीरे धीरे बस की सवारियां उतरने लगी थी। बस में अब कुछ ही लोग बचे हुए थे, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये औरत इतनी चुपचाप क्यों बैठी हुई है। मेरे मन में अभी उसी औरत का ख्याल ही उमड़ रहा था कि तभी एकदम से रघु उठ गया और उसके बाद उसने बोला, भाई क्या हुआ, तू जगा हुआ क्यों है, कुछ हुआ है क्या। रघु की ये बात सुनते मैंने उससे कहा, कुछ नहीं हुआ भाई, तू सो जा, वैसे भी अभी गांव पहुंचने में बहुत समय है। मेरे ये कहने के बाद रघु सो गया और मैं बाहर का नज़ारा देखने लगा। बाहर से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी और धीरे धीरे बारिश की बूंदें भी अब गिरने लगी थी। मैं अभी बाहर ही देख रहा था कि तभी अचानक से मेरे कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही मेरे कान एकदम से खड़े हो गए। दरअसल वो रोने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई रो रहा हो। अभी मैं उसी आवाज़ को सुन ही रहा था कि तभी एकदम से बस वाले ने ब्रेक लगा दिया। जैसे ही बस वाले ने ब्रेक लगाया कि तभी रघु का सर सीधा जाकर बस की आगे वाली सीट पर जाकर लगा, जिसके चलते वो गुस्से से बोला, ये कैसे बस चला रहे हो, मारने का इरादा है क्या। जब रघु ने बस वाले से ये बोला तो उसने कहा, माफ़ कीजिएगा, बस के सामने एकदम से काली बिल्ली आ गई थी, जिसके चलते मुझे ब्रेक लगाना पड़ा। और इतना कहने के बाद जैसे उसने बस को स्टार्ट करना चाहा तो बस स्टार्ट ही नहीं हुई। बस के स्टार्ट ना होने पर बस ड्राइवर ने बहुत ही कोशिश की, लेकिन बस स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी। जब बस स्टार्ट नहीं हुई तो उसके बाद मैंने बस वाले से बोला, क्या हुआ भाई साहब, बस में कोई दिक्कत आ गई क्या। जैसे बस वाले से मैंने ये बोला तो उसने कहा, अभी तक तो सही थी, लेकिन अचानक से पता नहीं अब क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। ड्राइवर की ये बात सुनने के बाद मैंने उससे बोला, क्या खराबी आई होगी। और जैसे मैंने ये बोला तो बस में बैठे और भी लोग अब परेशान होने लगे कि आखिर एकदम से बस में क्या हो गया। बस ड्राइवर बस से बाहर निकला और उसके बाद वो बस में देखने लगा कि आखिर हुआ क्या है। अभी मैं और रघु बस के अंदर ही बैठे थे कि तभी मैंने देखा कि अब वो काली साड़ी वाली औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। जब वो औरत मुझे बस के अंदर दिखाई नहीं दी तो उसके बाद मैं शौक में आ गया और ये बात मैंने रघु से बताई तो उसने कहा, यार ऐसा कैसे हो सकता है,
हम दोनों उस वक्त थोड़ा डर गए थे, लेकिन वो बात हमने वहाँ किसी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि लोग हमारी बात को मजाक समझेंगे। इसलिए हम दोनों चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गए। अभी हम उसी सीट पर बैठे हुए थे कि तभी रघु ने कहा, भाई मैं थोड़ा बाहर होकर आता हूँ और देख के आता हूँ कि बस वाला कर क्या रहा है। रघु ने मुझसे ये कहा और उसके बाद वो चला गया। रघु के जाते ही मैं उसके आने का इंतज़ार करने लगा और ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया। रघु अभी तक वापस नहीं आया था। जब रघु वापस नहीं आया तो मैं परेशान हो गया कि आखिर ये कहाँ चला गया। काफ़ी देर हो गई थी रघु को यहाँ से गए हुए। जब कुछ समय और इंतज़ार करने के बाद रघु नहीं लौटा तो मैं बस से नीचे उतर गया और रघु को ढूंढने लगा। मैं भी रघु को ही ढूंढ रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने की ओर पड़ी। जब मेरी नज़र सामने की ओर पड़ी तो मैंने जो देखा उसे देखकर तो मैं हैरान रह गया। रघु उसी काली साड़ी वाली औरत के पीछे पीछे जा रहा था। उसको उस औरत के पीछे जाता देख मैं पगला गया कि आखिर रघु उस औरत के पीछे क्यों जा रहा है। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि रघु को हो क्या गया है। खैर उस वक्त मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और मैं सीधा रघु के पीछे पीछे जाने लगा कि आखिर ये कहाँ पर जा रहा है। मैं उनके पीछे पीछे जा ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि उस औरत ने अब अपना घूंघट हटा लिया था, लेकिन मैं उस औरत का चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो काफ़ी दूरी पर थे। अभी मैं उनके पीछे पीछे जा ही रहा था कि तभी वो लोग अचानक से मुड़ गए और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वो एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान को देखते मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया क्योंकि रघु उस कब्रिस्तान के अंदर चला गया और उसे कब्रिस्तान के अंदर जाता देख मैंने उसे काफ़ी आवाज़ लगाई, मगर वो नहीं माना और वो सीधा कब्रिस्तान के अंदर उस औरत के साथ चला गया। जब वो कब्रिस्तान के अंदर गया तो मुझे भी ना चाहते हुए कब्रिस्तान के अंदर जाना पड़ा। जब मैं कब्रिस्तान के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे वहाँ पर डर बहुत लग रहा था। अभी मैं रघु को वहाँ पर ढूंढ रहा था कि तभी मैंने देखा कि वहाँ पर अब हल्का हल्का धुआं फैलने लगा था। उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि अभी तक मुझे रघु कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। अभी मैं रघु को ही ढूंढ रहा था कि तभी मैंने सोचा कि मुझे आगे जाकर देखना चाहिए। और यही सब सोचने के बाद जब मैं आगे गया और उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरा शरीर एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। रघु सामने एक कब्र को खोद रहा था। मैं रघु को ऐसा करता देख कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रघु ये क्यों कर रहा है। रघु वहीं ज़मीन को खोदे जा रहा था और वो काली साड़ी पहने औरत वहीं पर खड़ी हुई थी, लेकिन मैं उस औरत का चेहरा नहीं देख पा रहा था। दोस्तों अभी मैं उसी औरत को देखने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उस औरत ने रघु से कहा, जल्दी करो। मैं उस औरत की बात साफ साफ सुन पा रहा था, लेकिन जब इसी के साथ मैंने रघु के पास जाने की सोची कि तभी रघु ने ज़मीन से कुछ निकाला और उसके बाद उसे लेकर के वो जाने लगा। रघु को कुछ ले जाता देख मैं ज़ोर से चिल्ला उठा और उससे बोला, रघु तू कहाँ पर जा रहा है। मैं रघु को काफ़ी आवाज़ें लगा रहा था, लेकिन वो मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रहा था। जब उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी तो मैंने उसके पीछे जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया। जैसे ही मैंने अपना कदम आगे बढ़ाना चाहा तो मेरे पैर उसी वक्त जम गए और मेरे सामने देखते ही देखते रघु मेरी आंखों से ओझल हो गया। जब रघु मेरी आंखों के सामने से ओझल हुआ तो मैं अब बहुत ही ज़्यादा घबराने लगा, क्योंकि एक तो मेरे पैर जम गए थे और ऊपर से रघु भी गायब हो गया था। उस वक्त मैं अब बस भगवान को याद कर रहा था, क्योंकि एक वही था जो मुझे इन सब चीज़ों से बचा सकते थे। मैं अभी भगवान का नाम ही ले रहा था कि तभी एकदम से मेरे पैर नॉर्मल हो गए और जैसे मेरे पैर नॉर्मल हुए तो तब जाकर मेरी जान में जान आई। अब ये मैं समझ गया था कि वो औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक साया है। मुझे कैसे भी करके रघु को बचाना होगा और यही सब सोचने के बाद मैं सीधा रघु को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। रघु को ढूंढते हुए जब मैं एक नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने देखा कि रघु वहीं पर था और उसके हाथ में एक छोटी सी मटकी थी और वो उसे खोल रहा था। अभी मैं उसी को ही देख रहा था कि तभी उसने उस मटकी को उस नहर में डाल दिया और जैसे उसने उस मटकी को नहर में डाला कि तभी मैंने उसे ज़ोर से बोला, रघु। और जैसे मैंने उसका नाम लिया कि तभी रघु होश में आ गया और उसके बाद उसने जब उस औरत का चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटे की फटी रह गईं। लेकिन अचानक ही वो औरत एक चीख के साथ वहाँ से गायब हो गई
और उस औरत को गायब होता देख मैं सीधा रघु के पास गया और उसके बाद मैंने उससे बोला, भाई भाई तू ठीक तो है ना? चल पहले तो हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर रुकना हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यही सब बोलने के बाद मैं और रघु वहाँ से निकल पड़े। हम दोनों बहुत ही तेज कदमों के साथ उस कब्रिस्तान से बाहर आ गए और जब हम बस के अंदर जाकर बैठे तो तब जाकर हमारी जान में जान आई और तब तक बस भी ठीक हो गई थी। दोस्तों हमने उस औरत के बारे में पता करने की कोशिश तो की, लेकिन हमें उस औरत के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन हम इतना तो समझ गए थे कि अमावस्या की रात को हमें कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।